हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और आज से हमारी केवीएस पीआरटी की क्लास शुरू हो रही है। ये हमारी पहली क्लास है। ये पेडागोजी की क्लास होगी। ऐसे ही हमारी सारे सब्जेक्ट की क्लास धीरे धीरे होती रहेगी। तो हम इसमें जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हम अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। जो हमारे केवीएस पीआरटी का सिलेबस दिया गया है उसके आधार पे हम सभी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी केवीएस के स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। और जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम के हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी जो है वो एक ऐसा पोर्शन है हर टीचिंग एग्ज़ाम में आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा केवीएस पीआरटी का पेडागोजी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ। अधिगमकर्ता की समझ, अधिगमकर्ता कौन है? सीखने वाला। सीखने वाला, हमारा जो सीखने वाला है वो है अधिगमकर्ता। अब सीखने वाला कौन है? यानी कि शिक्षार्थी। शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता की समझ यानी अधिगमकर्ता जो है वो हमारा सीखने वाला है। और सीखने वाला कौन होता है? वो शिक्षार्थी होता है। ठीक है, तो अपने शिक्षार्थियों को समझने का मतलब होता है उन सभी अलग अलग चीज़ों पे विचार करना। ठीक है, अगर हम अपने शिक्षार्थियों को समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक शिक्षक हर अलग अलग चीज़ों पे विचार करे, सोचे कि शिक्षार्थियों को सीखने की जो सफलतापूर्वक सीखने की जो क्षमता होती है उसको क्या क्या चीज़ प्रभावित करती है। आप जब तक शिक्षार्थी जो होते हैं उसके सारे चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, उसकी कमी, उस सीखने के उसके क्या तरीके हैं, किस तरीके द्वारा वो सीखते हैं, तब तक आप उसे अच्छे से सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सारे जितने भी सीखने की क्षमता है उसकी क्या क्या चीज़ उससे प्रभावित करती है उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप उसी के अनुसार और अपने कक्षा की विशेषताओं के अनुसार उसके पाठ्यक्रम को, ठीक है, पाठ्य योजनाओं को या फिर हमारी कार्य प्रणाली, सामग्री और सीखने के माहौल को अपनाएंगे। ठीक है, और शिक्षार्थियों को हम वैसे चीज़ सिखाएंगे कि वो अपना जो ज्ञान है उसे कक्षा के बाहर दूसरे चीज़ से भी जोड़ सके। जितना वो एक दूसरे चीज़ से जोड़ेंगे, अपने शिक्षा को जितना किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, बाहरी माहौल में भी इन्वॉल्व करेंगे, वो उतना ही बेहतर सीखते जाएंगे। ठीक है, और साथ ही शिक्षार्थियों को हम वैसे चीज़, अगर कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो हम उससे सेम वही उत्तर, सही उत्तर दे, इसकी उम्मीद नहीं करेंगे या उसे नहीं कहेंगे कि आप हमें जो सिखाया गया है आपको आप सेम वही उत्तर दे। हम उसे इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि आप अपने शब्दों में, अपने अनुभव के आधार पे उस चीज़ का आंसर दे। किसी भी प्रश्न का आंसर वो पुस्तकी भाषा में या फिर आपके जो शिक्षक है उसकी भाषा में ना दें, आप अपने शब्दों में और अपने अनुभव के आधार पे उसका जो है परिभाषा दें या उसे समझाएं। ठीक है, जितना वो अपने तरीके को यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने सोचने के क्षमता को विकसित करेंगे, उतना उसका जो है सीखना जो है वो बेहतर होते जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब सीखना क्या होता है? अधिगम हमारा क्या है? अधिगम मतलब होता है सीखना। सीखना जो कि जीवन पर्यंत हमारा चलता रहता है। ठीक है, हमारा जो सीखना होता है, अधिगम जो होता है, जो हम सीखते हैं वो हमारे जीवन पर्यंत चलता है। जब तक हम जीवित है, ठीक है, जीवित है तब तक हमारा सीखना चलता रहता है। हर एक स्टेज पे, हर समय हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये जो अधिगम है, शिक्षा जो है हमारा, अधिगम का जो महत्व है सिर्फ एक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, ये मानव के संपूर्ण जीवन में इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, क्योंकि सीखना ऐसा चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाता है हर चीज़ में। और सीखना हमारा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो चाहे आप कितने भी फेल हो, कितने भी एग्ज़ाम पास हो जाए, आपसे ना हो पाए, लेकिन आपका जो सीखना होता है, फेल होना भी एक
चीज़ आपको सिखा के जाता है। आप किसी एग्ज़ाम में पास होते हैं वो भी आपको कुछ सिखा के जाता है। ठीक है, तो ये सीखने का जो प्रोसेस है वो हमारा बेहतर होते जाता है। चाहे हम गिरे उठे, हमारा सीखने का जो है प्रक्रिया वो चलता रहता है। हर एक स्टेज में हम बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई चीज़ सिखाता है तो वो होता है समय। ठीक है, हमारा समय जो होता है वो हमें सबसे बेहतर सीख देता है, अच्छा बनाता है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो जो थे उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था, ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही सीखना है। यानी ज्ञान और अभिवृत्ति की जो प्राप्ति होती है वही हमारा सीखना होता है, यानी कि अधिगम होता है। ठीक है, हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, हर चीज़ से, चाहे वो हमारी परिस्थिति हो या फिर हमारा क्लासरूम हो, चाहे हमारे शिक्षक हो या फिर हम अपने साथियों के बीच रह के जो भी ज्ञान सीखते हैं वही हमारा सीखना होता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति ही, ज्ञान अब ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे जाके ही वहाँ से ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप स्कूल जाके ही कक्षा में रह के टीचर से पढ़ के ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ ज्ञान मिल जाए। आप बस पे ट्रेवल कर रहे हो, बस में आपको कुछ ज्ञान कहीं से भी आपको मिल सकती है। बस में बैठा आदमी से भी आपको ज्ञान मिल सकता है। आप किस चीज़ से धक्के खाए हो, आपको उससे भी ज्ञान मिल सकता है। तो ज्ञान जो होता है वो हमारे किसी भी स्टेज पे हमें किसी के भी द्वारा मिलता है। ठीक है, तो वो जो ज्ञान का जो अर्जन होता है वही हमारा सीखना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्किनर के अनुसार स्किनर ने क्या कहा था, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, ठीक है, को ही सीखना कहते हैं। व्यवहार के अर्जन में हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो भी व्यवहार है उसकी उन्नति की जो प्रक्रिया होती है, हमारा व्यवहार में बदलाव कब आता है, जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारे ज्ञान का विकास होता है। एक 6 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा, दोनों के व्यवहार में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि वो 6 साल में जो सीखा होता है उसके अनुसार उसके लिए वो व्यवहार सही होता है। फिर जब वो 12 साल का हो जाता है तो उसके व्यवहार में बदलाव आता है, यानी कि वो और समय के साथ और बहुत कुछ सीखता है और वो धीरे धीरे बदलता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम जो होता है वो निरंतर चलने की प्रक्रिया है। ठीक है, हमारा लर्निंग जो होता है वो निरंतर चलती रहती है, कभी हमारी रुकती नहीं है। जीवन से मृत्यु तक हमारी लर्निंग जो है, अधिगम जो है वो चलता रहता है। ठीक है, हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक बच्चा भी सीख सकता है, एक यंग भी सीख सकता है और एक बूढ़ा आदमी भी सीख सकता है। ठीक है, बहुत होता है अभी जो एज के हो गए हैं, जो बहुत ही एजेड है, वो लोग भी कुछ कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, किसी भी एज में पढ़ सकते हैं, कभी भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया का एक माध्यम है। हमारा सीखना क्या है, हमारा जो सीखना है विकास की प्रक्रिया का माध्यम है। हम जितना सीखते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट बेहतर होता जाता है। ठीक है, जैसे समय के साथ एक बच्चा और एक बड़े में, एक यंग में और एक बुजुर्ग में, ठीक है, अंतर होता है हमारे सीखने में। ठीक है, हमारा जैसे जैसे समय बीतता है या हम बड़े होते जाते हैं, हमारे विकास, सीखना जो होता है वो विकास की प्रक्रिया का माध्यम बन जाता है। ठीक है, सीखते हैं तभी हमारा विकास बेहतर होता है। आज हम पढ़े हैं, कॉलेज में हो या स्कूल में हो या फिर अपने जीवन से कुछ सीखे हैं, तभी हमारा विकास का प्रक्रिया जो है हो रहा है, हम और विकसित हो रहे हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, आज आप वीडियो देख के सीख रहे हैं, कल को आप स्कूल में सिखाएंगे,
कॉलेज में सिखाएंगे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीखने के द्वारा आपका विकास हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीखना एक परिवर्तन है। ठीक है, सीखना जो होता है वो एक परिवर्तन है। हम जितना सीखते हैं हमारी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा परिवर्तन आती है। ठीक है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम कुछ सीखते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे बोलने के तरीके में परिवर्तन आता है, हमें समझ बेहतर हो जाती है पहले की अपेक्षा। और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा स्टेज बढ़ता है हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं और हमारा परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना जो है सार्वभौमिकीकरण है हमारा, ये जीवन पर्यंत सीखना चलता रहता है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। एक बच्चा भी सीख सकता है और एक बूढ़ा आदमी भी सीख सकता है। ठीक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, अर्थात इसके अभाव में व्यक्ति नहीं सीख सकता। सीखना क्या होता है हमारा, एक उद्देश्यपूर्ण है। अगर आज हम कुछ सीख रहे हैं उसके पीछे क्या होता है, हमारा एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है हमारा। अगर आज हम बैठ के यहाँ क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, हमें निकालना है किसी भी हाल में, और उसके लिए क्या हुआ, हमें ये सब सुनना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है हमारा निर्धारित किया हुआ कि हमें सीखना है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, उसे पूरा करना है। ठीक है, सीखना नवीन कार्य करना है। सीखना क्या होता है हमारा, एक नवीन कार्य करना, यानी कि एक नया कार्य करना। हम जब भी कुछ सीखते हैं तो क्या होता है, वो हमारे द्वारा एक नया कार्य होता है। अगर हम आज यहाँ बैठ के कुछ सीख रहे हैं या फिर आपको सिखा रहे हैं कुछ नया, तो वो क्या हो रहा है, हमारे लिए एक नया कार्य हो रहा है। आप कॉलेज में जाके कुछ सीखेंगे, वो क्या होगा आपके लिए, एक नया कार्य होगा। ठीक है, सीखना खोज करना है। मार्शल के अनुसार सीखना उस बात को खोजने व जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। मार्शल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, सीखना खोज करना है। ठीक है, हमारा जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है, जो हम सीखते हैं, वो हमारा खोज करना होता है। उस चीज़ को हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तभी हम वो चीज़ सीख रहे हैं। हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तभी हम वो चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, सीखना उस बात को खोजने व जानने का कार्य है। ठीक है, सीखना क्या है, उस बात को खोजने व जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना या जानना चाहता है। जैसे आप लोग अगर मुझसे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग वो चीज़ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, केवीएस के बारे में जानना चाहते हैं, पेडागोजी क्या है आप जानना चाहते हैं, तब आप यहाँ बैठ के मेरी बात को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको उसको सीखने की, जानने की, खोजने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है, इसलिए आप लोग यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं। बिना ज़रूरत के तो नहीं देख रहे हैं, ज़रूरत है तब आप लोग देख रहे हैं। तो सीखना क्या होता है, वो आपके ज़रूरत पे डिपेंड करता है। आपकी ज़रूरत अभी क्या है, केवीएस पीआरटी मुझे निकालना है, मुझे केवीएस का एग्ज़ाम निकालना है, ये आपकी ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ बैठ के क्लास देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर और भी क्लासेस देखते हैं, क्योंकि आप वो जानना चाहते हैं, आप वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में निकालना है, वो आपकी ज़रूरत है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। अधिगम में हमारे सीखने में जो लर्निंग होता है हमारा, उसमें अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है, तो हमारे अभिप्रेरणा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, शिक्षक के लिए भी और हमारे छात्र के लिए भी। ठीक है, अभिप्रेरणा जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अधिगम में। ठीक है, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जितना बच्चा अभिप्रेरित होता है उसमें जिज्ञासा उतना ही बढ़ती है, रुचि उनका बढ़ता है, किसी चीज़ को करने में उसमें एक एनर्जी आती है। जब वो अभिप्रेरित होता है तब वो क्या होता है, वो दुगनी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ या दिमाग लगा के वो उस चीज़ में लग जाता है। क्लियर है, आगे देखिए।
वो छात्र को क्या करता है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, अंदर से एक ऊर्जा प्रदान करता है उस चीज़ को या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। शिक्षक के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्यों, पढ़ाने की शैली जो है उनकी सरल हो, ठीक है, छात्रों में जिज्ञासा, उत्सुकता और भाव उत्पन्न करना चाहिए। उसके लिए उनके पढ़ाने के तरीके को सरल बनाने के लिए, बच्चों को समझने के लिए, ठीक है, उसे भी अभिप्रेरित होने की ज़रूरत है। क्लियर है यहाँ तक? अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारे अधिगम में सीखने में योगदान देते हैं? एक होता है हमारा व्यक्तिगत कारक, एक होता है हमारा पर्यावरण कारक। व्यक्तिगत कारक में क्या होते हैं, हमारा स्वास्थ्य होता है, हमारा मानसिक दशा होती है, ठीक है, हमारा शरीर जो होता है या हमारी मानसिक दशा सीखने में एक बहुत बड़ा योगदान देती है, ठीक है, हमारे सीखने में बहुत ही बड़ा योगदान वो देती है, अधिगम के लिए अति आवश्यक होता है। सामान्य से बेहतर सीखने की प्रवृत्ति, हमारा जो व्यक्तित्व होता है इसके द्वारा हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। हमारी बुद्धि, ठीक है, यह सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह बालकों में खोजी दृष्टिकोण की मानसिकता को बढ़ाती है, और हमारी जो बुद्धि होती है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। वो हमारी सोचने की जो शक्ति है, तर्क करने की शक्ति, उसको बढ़ावा देती है, उसको बढ़ाती है, ठीक है। अब पर्यावरण कारक में क्या है, पर्यावरण भी सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कक्षा में कि कोई बच्चा जो होता है ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, तो और जो कम रहता है उस बच्चे से, जो धीरे धीरे सीखता है या फिर उसकी उतनी रुचि नहीं होती है, वो भी सीखने वाले बच्चे को देख करके वो भी धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि KVS PRT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग को भी लगे कि सॉल्व हो पा रहा है कुछ, ठीक है। वो जो जब सॉल्व होगा ना हमारा क्वेश्चन, तो एक अंदर से हम लोग भी मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित, हमें भी अधिगम जो होती है वो हमारी अभिप्रेरित होगी और सीखने के लिए इच्छुक होंगे, क्योंकि हमें ये फील होगा कि हाँ मुझसे बन रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि हम लोग से होना है KVS PRT, ठीक है। तो ये हमें अंदर से अभिप्रेरित करने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे सिलेबस के अनुसार कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो वाला होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पे यानी कि सीखना, ठीक है, उस पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर आप शिक्षण से अधिगम पर बल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? रटने को प्रोत्साहित करके नहीं, जहाँ रटने वर्ड आए, रटने, ये तो गलत है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये नकारात्मक ये है शब्द है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाना है। अग्र शिक्षक की तकनीक अपनाकर, आप अग्र शिक्षक की तकनीक अपनाएंगे, शिक्षण की तकनीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन ये नहीं हो सकता है। शिक्षक परिणामों पर केंद्रित होकर, कभी भी हमारी जो परीक्षा है उसके परिणाम पे यानी कि परीक्षा पे या उसके परिणाम पे हम केंद्रित नहीं होंगे, ये हमारा नकारात्मक शब्द है, गलत होगा, ठीक है। बाल केंद्रिता शिक्षा पद्धति अपना के सही है, बाल केंद्रित, क्योंकि हमारा शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित हमारी शिक्षा है, तो हम उसे ही अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देंगे, ठीक है। हमारा जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है वो परीक्षा ना होके बाल शिक्षण होता है। पॉइंट्स है, लिख लीजिए, ठीक है।
बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का मुख्य बिंदु, हमारा जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होता है उसका केंद्र बिंदु परीक्षा नहीं होता है, वो बाल शिक्षण होता है। ठीक है, हमेशा हमारे शिक्षण पद्धति में बालक को, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। क्लियर है? तभी तो उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी ज़रूरतों के अनुसार, उसके समझने के तरीके के अनुसार, मतलब वो जिस तरह से समझ सके, जिस तरह से सीख सके, उसी चीज़ को हम लोग अपनाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब चाहे तो आप सत्य में उत्तर दीजिए या असत्य वाले प्रश्न। ठीक है, होता है ना, सही है, राइट या रॉन्ग, इस तरह के प्रश्न। ठीक है, चाहे तो आप राइट पे टिक कीजिए या रॉन्ग पे कीजिए, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न वस्तुनिष्ठ है? नहीं। जो एकदम लंबा चौड़ा मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होता है, एकदम डिटेल्स में बताता है, वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। सत्य या असत्य, ठीक है, सत्य या असत्य यानी राइट और रॉन्ग, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी राइट और रॉन्ग, ये सही है आपका। सत्य और असत्य वाला जो प्रश्न होता है वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, एक लाइन में हो जाता है, आप टिक कीजिए सही है या गलत है। निबंधनात्मक प्रश्न नहीं, ये हमारा वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वो एक निबंध हो गया जो पूरा लंबा रहेगा। ठीक है, लघुरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न क्या होता है? 2 लाइन का या 1 लाइन का हमारा आंसर उसमें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीजों का अंकुरण, ठीक है, एक बीज है उसका अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। क्या है? श्यामपट्ट पे चित्र बनाना और वर्णन करना। क्या आप श्यामपट्ट पे यानी बोर्ड पे उसका चित्र बना करके और वर्णन करेंगे, वो बेहतर पद्धति है? या फिर हम पहले चारों ऑप्शन देखेंगे बेटर कौन सा है, या फिर बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, या फिर आप क्या करेंगे, जो बीज है उसका वृद्धि कैसे होता है, कैसे वो बड़ा होता है, उसका आप चित्र के द्वारा दिखाएंगे, या फिर विस्तृत व्याख्या करेंगे, या फिर आप उसके बारे में एकदम लंबा चौड़ा आप व्याख्या ही लगा देंगे कि हाँ बीज देखो ऐसे होता है कि हम इसमें मट्टी में लगाते हैं, उसके बाद ये धीरे से निकलता है, उसके बाद हमको एकदम लंबा चौड़ा उसका व्याख्या हमें नहीं करना है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करेंगे। ठीक है, या फिर हम कहेंगे विद्यार्थी को कि एक काम करो, तुम लोग जाओ और बीज लगाओ। ठीक है, अपने अपने घरों में एक बीज लगाओ और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, और तुम क्या करना, उस बीज को लगाना घर में जा कर के, उसमें पानी देना, और वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे वो अंकुरण हो रहा है, किस तरह वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, किस तरह बड़ा हो रहा है, उसका हर एक स्टेज जो होता है, हर एक चरण होता है, उसको तुम देखना। तो ये क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिव है, वो खुद से करके सीख रहा है, बच्चा खुद से बीज लगा रहा है, खुद से वो उसे उगा रहा है, उसकी कैसे वो पौधा धीरे धीरे उग रहा है, अंकुरित हो रहा है, वो सारे स्टेज को देख रहा है। तो इसमें बच्चा स्वयं खुद से कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है, ठीक है, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है इसका? पहला ऑप्शन, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेता तब बच्चा फेल नहीं होता। क्या ऐसे, ये लॉजिक लगाना ना बेकार है कि हाँ बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेंगे तभी पास होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्यूशन लेंगे प्राइवेट तभी पास होने वाले हैं। आप अपने कक्षा में भी, स्कूल में भी अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, व्यवस्था फेल हुई है, या फिर आप कह देंगे अगर बच्चा फेल हुआ तो व्यवस्था फेल हो गई, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, जो व्यवस्था है वो फेल हो गई। ठीक है, अभी रुकते हैं, पहले सारा ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड जो है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या फिर हम कह देंगे कि बच्चा फेल हो गया है, बच्चा योग्य है ही नहीं,
बच्चा योग्य ही नहीं है क्योंकि बच्चा फेल हो गया है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बच्चा योग्य होता है। अगर बच्चा फेल होता है तो क्या होता है, वो स्कूल में कोई दोष होता है, वो आगे देखते हैं, व्यवस्था में दोष होता है। ठीक है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है ऐसा हम नहीं कहेंगे। हर बच्चा पढ़ने के योग्य होता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ करने के योग्य होता है। बस उसे समझने की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से सीखता है, किस तरह से समझता है। ठीक है, उसे सिखाने का तरीका आना चाहिए। जो लास्ट ऑप्शन है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। याद नहीं किया, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, याद, बच्चे को तो सबसे पहले याद करने के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को याद करने के लिए बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि बच्चे को समझाया जाता है। हमारा शिक्षा जो होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा होता है। ठीक है, बच्चे को फोकस करके हमारा शिक्षण दिया जाता है। तो क्या होगी, बच्चा अगर फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हो गई है। जो व्यवस्था है, जो हमारी स्कूल की व्यवस्था है, व्यवस्था फेल, बच्चा फेल यानी कि व्यवस्था फेल हो गया। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होगा। अगर बच्चा फेल होता है यानी कि हमारी जो व्यवस्था है वो फेल हुई है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन और बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोग को तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसे और बेटर किया जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।